हेलो फ्रेंड्स, राजेश सर। इस बार मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। राइट, इस क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों क्या सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के कुछ पहले मैं हाइलाइट्स क्लियर करा देता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये जो क्वेश्चन है, इसके हाइलाइट्स क्या है जरा वो देखिए। हाइलाइट्स इसका ये है कि ये रिसिप्ट पेमेंट क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। 2007 हमारा करंट ईयर है। और फिर उसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारे पेमेंट साइड पे दिया है 2005 और 6 यानी कि लास्ट ईयर का आइटम दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में लास्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड है, इन्हें दिया है मेंशन करके। ये एक उसका हाईलाइट है। और एक खास इसका हाईलाइट है जिसमें हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, वो है मेंबर्स के नंबर दिए हुए, यानी कि कितना मेंबर हमारे क्लब या फैक्ट्री में, मतलब क्लब या फिर ऑर्गेनाइजेशन में है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स से आने से क्या फर्क पड़ेगा, छोटा सा कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है सब्सक्रिप्शन के, वो देखेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे जब बोर्ड पे। और इसके अंदर में कैपिटल फंड रेडीमेड अवेलेबल है। कैपिटल फंड हम लोग ढूंढने के लिए क्या बनाते थे, बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर। तो इस बार इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि कैपिटल फंड अवेलेबल है। ओके, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स कितनी है, ओवरऑल 6 एडजस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों फाइनली शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अभी सबसे पहले हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर ड्राफ्ट करने का है और साथ में फिर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने की है। ओके, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है सबको मालूम है। लेफ्ट राइट इनकम, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, राइट साइड पे इनकम आते हैं। बैलेंस शीट, ओके। तो दोस्तों ये है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेंसेस और इधर आएगा हमारा इनकम, और उधर बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में आएगा उधर हमारा लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी और राइट साइड पे आएगा हमारा असेट। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा मतलब अकाउंट, इनकम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट। मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाया, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं अभी सबसे पहले शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। ओके, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है। अच्छा ठीक है, एक और चीज, इसका पहले हम ईयर लिख देते हैं। ये है हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2007, और यहां पर भी डाल देते ईयर एज ऑन 31 मार्च 2007। ओके, अब दोस्तों देखो पहली एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 40 ईच। ओके, दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स दिए, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट यही है कि 450 मेंबर दिए और एक मेंबर 40 रुपए पे करता है ना। तो इसको डील कैसे करते हैं, अभी इस एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बात क्लियर करा दूं कि क्वेश्चन में जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं और साथ में आपको उसका रेट दिया रहता है कि एक मेंबर कितना रुपए भरेगा, तो समझ जाना वो 4 साल का सब्सक्रिप्शन निकलने वाला है। मतलब वो अमाउंट हमारे करंट ईयर की इनकम होती है, दैट्स इट। और वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करके आएगी, वो हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नाम से बाहर आएगी, डायरेक्ट बाहर लिखना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट करके वही अमाउंट बाहर लेके आऊंगा। ओके, कंफर्म है बाहर वही अमाउंट आएगी, क्योंकि क्या होता है उसका मतलब, देखिए क्या हुआ कि हमारा क्लब है तो उसके अंदर में मेंबर 450 है, एक मेंबर 40 रुपए भर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हमको साल भर में कितना मिलना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 16 हो गया, ये 2000 हो गया, 16 और 2 18,000 हो गया, मतलब कि 18,000 रुपीज का हमको सब्सक्रिप्शन साल भर का मिलना चाहिए। क्योंकि 450 मेंबर, हर मेंबर से एनुअल फी हम कितना ले रहे हैं 40, तो उस हिसाब से हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 18,000, दैट इज फॉर करंट ईयर। इसके अलावा अब क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे दिया है वो समझते हैं। ठीक है, ये है हमारे करंट ईयर की इनकम, नो डाउट। चलो अब रिसिप्ट साइड पे चलते हैं। रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन 2 दिए हैं, एक है लास्ट ईयर का 6 और 7, सॉरी ये करंट ईयर का 6 और 7 करंट ईयर का दिया है 16,000, और रिसिप्ट साइड पे 7 और 8 यानी अगले साल का दिया है 412। तो दोस्तों 6 और 7 का हमको यानी कि करंट ईयर का 16,000 ऑलरेडी मिल चुका है और 412 अगले साल का मिल चुका है। तो दोस्तों ये 16,000 जो है ना वो इस 18,000 में से मिल गया, यानी इस साल हमको 18,000 मिलने चाहिए थे, तो इस साल के हमको 16 मिल गए, मतलब कितने हजार बाकी है 2,000। तो दोस्तों इसको डील कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखा दूं। सिंपल है, सब्सक्रिप्शन है, इनकम है, तो उसको यहां लेके आएंगे और यहाँ पे 16,000 लेके आएंगे। मिल गया 16,000 ये हमारा, इसलिए रिसिप्ट साइड पे भी दिख रहा था
और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा इस साल का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा 18,000 है, तो बाहर कितना आएगा 18,000 आएगा। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग 18 में से 16 मिल गया, मतलब 2000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये 2000 मैंने ढूंढ के निकाला हुआ है दोस्तों, राइट। कैसे निकाला समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमको उसने हिंट दिया था कि चालू साल का 18,000 मिलना चाहिए, जिसमें से चालू साल का 16,000 मिल गया, मतलब 2000 बाकी है। तो 2000 को मैंने यहां से आइडेंटिफाई किया। अब ये हिडन एडजस्टमेंट थी, तो 2000 निकल गए। तो इसका सेकंड इफेक्ट यहां से पहले असेट पे डाल दो, क्योंकि इनकम है, मिलने वाला है, इसलिए इसको असेट पे लिख देंगे। दैट इज 2000 ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे मालूम है आपका ध्यान कहां पे है। आप सोच रहे होंगे सर 412 का क्या करेंगे? तो दोस्तों एकदम सिंपल, पहली बात तो ये एडजस्टमेंट में नहीं था, ये 412 आपका रिसिप्ट अकाउंट में था। ये कब का है? अगले साल का है, 412 रुपए अगले साल का है। मतलब क्या हुआ? अगले साल का 412 मिल गया, मतलब क्या हुआ? एडवांस मिल गया। अगले साल का इस साल मिलना मतलब एडवांस मिलना होता है। एडवांस में मिली हुई इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? हमारी लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। तो ये 412 मैं लायबिलिटी पे शो करूंगा। यहाँ पर ऊपर से 4 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन को। 412 मतलब 412 ऐसे। तो दोस्तों ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 412 जो है, मैं सीधा लायबिलिटी लिख दिया, क्योंकि एडवांस में मिली हुई इनकम हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। दैट इज व्हाई। ओके, तो दोस्तों ये था ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन का। अगर कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 1000। तीसरी बात, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, डेट नहीं है यहाँ पर कि सैलरी कौन से पीरियड की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि दोस्तों इसमें लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग आता है। तो डेट नहीं है कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो हम क्या करेंगे, है ना, करंट ईयर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? करंट ईयर। तो ये सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में आ गई। तो दोस्तों ऊपर से सैलरी उठा दे, 5,500 की सैलरी है और आउटस्टैंडिंग 1,000 है। तो मैंने क्या करना है, सैलरी को उठा देना है, यहाँ पे लिखे आना है सैलरी 5,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी दोस्तों यहाँ पे 1,000 है। अच्छा, ये डेबिट पे सॉल्व होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। अब ये आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का ही है, इसलिए इसको लायबिलिटी भी लिखेंगे, क्योंकि देना है। करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो देना है, तो अपनी लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको इधर प्लस कर देंगे, उसको बाहर लेके आ जाएंगे। दैट इज 6,500, 6,500, यू गॉट इट। तो इसको प्लस करके सेकंड इफेक्ट हमने कहा डाल दिए, लायबिलिटी पे डाल दिए। ओके, उसके बाद दोस्तों तीसरा एडजस्टमेंट है वो सैलरी, सॉरी सी नंबर भी लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड इन द बुक 60,000 एंड फर्नीचर 4,600 एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ 2% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों दो असेट है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है और एक क्या है, फर्नीचर है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे अभी, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है। तो मैंने आपको सिखाया था, सॉरी हाँ दोस्तों, असेट है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि असेट पहले लास्ट ईयर लिख दो। तो लास्ट ईयर तो मैंने लिखना नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड दिया है। तो फिर ये एसेट क्या करेंगे, इस साल कैरी करेंगे। तो मैंने इस साल कैरी कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का इस साल कैरी कर देंगे, 60,000 रुपए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पिछले साल की एसेट्स को इस साल तो कैरी करना पड़ता ही है। और देखो मैं अंदर लिख दिया, आपको भी पता है मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं चेक करने वाला हूँ खरीदा और बेचा है क्या। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि खरीदा है क्या, बेचा है क्या। तो रिसिप्ट साइड में देख रहा हूँ मैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, पेमेंट में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ना खरीदा ना बेचा है। चेक करते हैं डेप्रिसिएशन है क्या। तो इस पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन यस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग का 60,000 ठीक है लिखा है, डेप्रिसिएशन एट 2% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो 2% डेप है बिल्डिंग के ऊपर। तो दोस्तों यहां से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दैट इज 2%। तो ये आ जाएगा 1200 और बाहर जाएगा सिर्फ 58,800। ओके, अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपने मैंने डेप्रिशिएट किया, 1200 से लॉस हो गया। अब हम लोग इसको कहां लेके आएंगे, यहां पर लेके आएंगे डेबिट साइड पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ओके कितना अमाउंट आएगा इसका, 200, 1200
1200, गॉट इट। तो उसको यहां से रिड्यूस करके उसको एक्सपेंस में शो करना है। ओके चलो दोस्तों अभी आगे आते हैं 10%। फर्नीचर 4600 का था, उसका 10% डिफरेंस। लेकिन सबसे पहले फर्नीचर को लेके आ जाओ असेट पे, फिर चेक करो खरीदा है क्या बेचा है क्या। पेमेंट साइड पे फर्नीचर नहीं है, रिसिप्ट साइड पे फर्नीचर नहीं है। ओके तो फिर सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे दोस्तों। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था क्वेश्चन में हमारे? 10% डेप्रिसिएशन था, तो इसका 10% यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो 460 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आएगा 4140। ओके तो दोस्तों ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, दैट इज 460। इसको यहां से उठाएंगे, उसको यहां पे लिखेंगे एज यूजुअल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 460। ओके तो दोस्तों ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो अब असेट की एडजस्टमेंट सॉल्व होगी, मतलब हमारे पास 3 एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। पहले सब्सक्रिप्शन, फिर असेट्स, फिर उसका सैलरी, ये 3 कंप्लीट हो गए। फोर्थ पे आते हैं, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 3 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने का बाकी है। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है 5% पर एनम से ब्याज निकालना है और 3 महीने की वैल्यू लेकर उसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये दोस्तों इनकम है, क्योंकि आपने किया था इन्वेस्ट, उसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट, तो इनकम हो गई, तो दैट इज योर इनकम। ओके अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इन्वेस्टमेंट को फाइंड करते हैं। तो ये है 12000। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट को यहां लेके आते सबसे पहले, क्योंकि वो असेट है, तो 12000 यहां लिख दिया मैंने। अब उनकी वर्डिंग क्या थी कि 5% पर एनम, लेकिन 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, क्रूड ड्यू यानी बाकी है। तो 12000 का 5% दोस्तों होता है 600। अब 600 ये 12 महीने का हो गया। इसको अगर मैं आधा कर दूं तो ये 6 महीने का हो गया, 12 महीने, फिर उसके बाद ये 6 महीने, और उसको आधा कर दूं तो ये 3 महीने का हो गया। मतलब 3 महीने का 150 आता है। ये निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है, एक कोई ट्रिक कुछ नहीं होती है, बट कैलकुलेशन का अपना मेथोडोलॉजी है, तो आप भी इजीली समझ सकते हैं। 600 12 महीने का, आधा 6 महीने का हो गया, उसका आधा 3 महीने का हो गया, मतलब 150। तो मैंने क्या करना है, जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है दोस्तों वो असेट होती है, इसलिए इसको असेट की वैल्यू में ऐड कर दो, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करके बाहर लेके आऊंगा। 150 जो मैंने ऐड किया वो मेरी क्या है, इनकम है। तो मैं इसको कहां लेके आऊंगा दोस्तों, यहां पे लेके आऊंगा, और यहां लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 150, ऐसे इस तरीके से। गॉट इट। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सॉल्व हो गया। लेकिन एक पहले चेक करना भूल गया था मैं कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये लिखने के पहले ये चेक करना था कि रिसिप्ट में इंटरेस्ट है क्या। तो दोस्तों देखो रिसिप्ट में इंटरेस्ट शायद है, यस 324। तो मैंने क्या करना है, उसको यहां पर ऐड कर देना है। तो उसको आप कर लीजिएगा, इंटरेस्ट 324 मैं डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ, अभी उसको करेक्ट करते नहीं बैठते, डायरेक्ट उसको आउटर में दिखा देता हूँ। तो क्या करना है, आपने रिसिप्ट से इंटरेस्ट उठा के उसके अंदर आउटस्टैंडिंग क्या कर देना, ऐड, क्योंकि मिल गया वो भी इनकम है, मिलने वाला है वो भी इनकम है, इसलिए टोटल इनकम आपको ऐड करके दिखानी है। गॉट इट। ओके उसके बाद नेक्स्ट आइटम दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कैपिटल फंड है, कितने का, 66,360 का। तो कैपिटल फंड कहाँ आता है, यहां पर आता है लायबिलिटी पे। तो कैपिटल फंड को यहां लिख देंगे 66,360 का, मतलब 67,360 का। 66,360 का कैपिटल फंड हम लोगों ने यहां लिख दिया, कैरी कर लिया। ओके इसके बाद दोस्तों क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। लिखा है, अच्छा ठीक है, कैपिटल फंड का डबल इफेक्ट करेंगे क्या, नो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि कैपिटल फंड तो यहीं पे आता है ना, एक ही जगह पे आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता है। तो दैट्स व्हाट, एक ही इफेक्ट होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो आपकी फेवरेट हो सकती है। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी। दोस्तों वहां पे देखो रिसिप्ट साइड पे एंट्रेंस फी कहां पे है, 4500 की एंट्रेंस फी। ओके यहां पे आएंगे, इनकम होता है दोस्तों, मैं रिसिप्ट साइड के आइटम उठा रहा हूं तो डेफिनेटली इनकम है। यह है एंट्रेंस फी, तो इसकी अमाउंट है 4500, 4500।
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। कितने परसेंट से करेंगे, 50% से करेंगे। तो यहाँ आएगा 2250। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एंट्रेंस फी का 50% 2250 यहाँ से लेस कर दिया, आउटर में गया 2250। अब ये एंट्रेंस फी जो अपने कैपिटलाइज किया है, तो इसको यहाँ पे प्लस कर देने का एंट्रेंस फी को। उसकी अमाउंट है 2250, मतलब 2250। तो मैंने इसको ऐड क्यों किया, कि दोस्तों हमेशा याद रखिए, इनकम जब कैपिटलाइज होता है तो वो फंड में ट्रांसफर हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैपिटलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इनकम इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग योर इनकम इनटू फंड। तो इसलिए मैंने यहां से लेस करके उसको फंड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज वी मेक कैपिटलाइज टू द रेवेन्यू इनकम। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या लिया, नेक्स्ट आइटम खत्म, एडजस्टमेंट सारी फिनिश हो गई। अब आते हैं रिसिप्ट साइड पे। एज यूजुअल जो आइटम बचे हैं वो लिख देते हैं, जो नहीं जो हो चुके हैं उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 4160 का। ओपनिंग बैलेंस दोस्तों कहाँ लिखते हैं, बाय द वे, लास्ट ईयर के इसमें। तो क्या आपके पास कोई लास्ट ईयर का स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में? नो, बनाना भी नहीं था, इसलिए इसको लिखना भी नहीं है। लास्ट ईयर का कोई आइटम मैं नहीं लिखने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर का स्टेटमेंट ही बनाया नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड अवेलेबल था। ओके, आगे बढ़ते, सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन दोस्तों, डोनेशन कहाँ पे आएगा, इनकम साइड पे आएगा, क्योंकि रिसिप्ट से आइटम उठा रहा हूं, तो ये मिला हुआ डोनेशन है, और कुछ नहीं बोला तो ये रेगुलर डोनेशन है। तो रेगुलर डोनेशन हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम होती है, इसलिए इसको इनकम साइड पे लिखा देना। ओके, उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। रिसिप्ट मतलब मिला हुआ पैसा। दोस्तों साइड में अगर हम देखेंगे ना, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, जो रिसिप्ट है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ पे आने का क्रेडिट साइड पे, यहां लिख देने का एंटरटेनमेंट रिसिप्ट। एंटरटेनमेंट रिसिप्ट आ गया 3644। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। तो दोस्तों यहां से एक्सपेंसेस को लेस कर दो। एक्सपेंसेस की वैल्यू है 2580 और जो बचेगा वो बाहर जाएगा, दैट इज 4601। मतलब दोस्तों इस तरीके से बचा हुआ वैल्यू आ जाएगा। रेगुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो थोड़ा सा माफ कर दीजिए, लेकिन चलता है, कोई इशू नहीं है। हमको कॉन्सेप्ट सीखनी है। 14 में से 8 जाएगा, 6 आएगा। ओके, 150 एंड देन 1। ओके, गुड। ओके, तो दोस्तों ये क्या किया मैंने, यहाँ से रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों करते, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वैसा बताया गया है बोर्ड्स में कि क्या करना है, कि जो रिसिप्ट में से आपने स्पेंड किया तो उसको नेट कर देना है। इसको नेट करना बोलते हैं, कि मैंने रिसिप्ट आया फिर मैंने स्पेंड किया तो नेट इनकम इतनी हो गई। ओके, तो ऐसे ही हमको आइटम ढूंढने पड़ेंगे। अगर ऐसा लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम दिस, रिसिप्ट फ्रॉम दैट, तो उसका एक्सपेंस भी ढूंढ लेना। ओके, चलो नेक्स्ट आइटम दोस्तों, इंटरेस्ट हो चुका है, एंट्रांस फी हो चुका है, पेमेंट आते हैं, सैलरी। सैलरी दोस्तों 5500 का है, हो चुका है, ऊपर लिख दिया मैंने ऑलरेडी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया। लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। तो आपको दोस्तों लाइटिंग का खर्चा आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, तो लाइटिंग की अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में 1000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंसेस। ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे डाल देंगे हम लोग, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट हमारी है 1536, यानी कि 1536। देन आफ्टर टैक्सेस है 500, एक्सपेंसेस है डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका ऑलरेडी 12000, यहां लिख दिया था मैंने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है 944, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 944। उसके बाद है दोस्तों एक्सपेंसेस ऑफ 2005 एंड 6। यार जब यहाँ पे पेमेंट में बोला है कि 5 और 6 का एक्सपेंस पेड हो गया है। दोस्तों ये कब का है, लास्ट ईयर का है, इस साल पेड हो गया। डोंट कंसीडर इट, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, इस साल पेड हो गया। तो इस साल पेड हुआ तो यहाँ तो नहीं दिखाऊंगा मैं, ये तो मेरा करंट ईयर का अकाउंट है, तो करंट ईयर के अकाउंट में इसको शो नहीं करते। ओके, दिस इज व्हाट। अब यहाँ दिखाएंगे, ये सब नहीं दिखा सकते। यहाँ पे लायबिलिटी कैसे दिखाएंगे, वो तो पेड हो गया, लास्ट ईयर लायबिलिटी था, वो इस साल पेड हो गया। असेट में भी नहीं दिखा सकते, इसलिए लास्ट ईयर के आइटम को हम नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमने स्टेटमेंट नहीं बनाया है लास्ट ईयर का। ओके, क्योंकि कैपिटल फंड क्वेश्चन में अवेलेबल था। चलो दोस्तों नेक्स्ट इसमें आते हैं,
फिक्स डिपॉजिट 4000 का है, तो एफडी कहाँ आता है, असेट पे आता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट कितने हजार का है, 4000 का है, तो 4000 दोस्तों हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नाउ फिक्स डिपॉजिट के बाद अगर हम देखेंगे उस आइटम को, दैट इज बैलेंस कैरिड ऑन 3580, क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस 3580, तो दोस्तों ये क्लोजिंग कैश हमारी, हम लोग इसको सीधा लिख देंगे असेट्स में, आउटर में, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे आइटम आपको लिखने आ गए, तो समझ में आ गए होंगे, ओके। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे है। लास्ट स्टेप ये है कि हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे, सारे आइटम हो गए। तो अभी कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं इनकम एक्सपेंस क्लोज करूंगा, जैसे हर वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे डेफिसिट सरप्लस निकलेगा, फिर कैपिटल फंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके अंदर में आपका डेफिसिट सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपकी बैलेंस शीट की टोटल आ जाएगी, राइट। तो दोस्तों आपके लिए मैं ये टोटल कर देता हूँ, ठीक है, बस 2 मिनट वेट करिए आप। चलो दोस्तों आते हैं, मैं आपके लिए टोटल लेके कभी कंप्लीट टोटल करके रेडी हो गया हूँ। देखिए टोटल ऐसे ही दोस्तों कि इस वाले अकाउंट को हम लोग सबसे पहले क्लोज करेंगे, तो इसका जो क्रेडिट साइड है ना वो इस बार बढ़ा है, पिछले वीडियो में डेबिट साइड बढ़ा था, तो ये क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड की टोटल हमने दोनों साइड लिख देना है। आप इस क्रेडिट की टोटल में से ये डेबिट के सारे एक्सपेंसेस क्या करने हैं, माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद आपकी ये वैल्यू बचेगी, क्योंकि ये वाला साइड छोटा है तो साइड जो डिफरेंस आता है वो छोटे साइड पे लिखते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे सरप्लस, यानी ये प्रॉफिट है, सरप्लस है। इस सरप्लस को उठा के उसको कैपिटल फंड में क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, ओके, क्योंकि कैपिटल फंड क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको ऐड कर देने के बाद ये जो बाहर टोटल आएगी वो टोटल लायबिलिटी कहलाएगी, मतलब कैपिटल फंड, ओवरऑल कैपिटल फंड कहलाएगा, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। फिर हम इसकी टोटल और फिर इसकी टोटल करेंगे, तो दोनों टोटल सेम आने को होना, और ये टोटल सेम आ चुकी है, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ गया है। कोई भी तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओके। और दूसरा, मेरे साथ इस वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियोस में बने रहिए, ओके, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगा और आप उसको देखते रहिए। सो दोस्तों थैंक यू फ्रॉम राजेश सर।